तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अगर भारत सरकार तुरंत स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं खरीदती है तो हमारा चीन से पीछे रह जाना तय है। वैसे भी भारत ने इन दिनों ऐसा क्या ही उखाड़ लिया जो चीन से आगे चला गया। लेकिन इस साल की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में इस साल लिटरली सरकार को जमकर फटकार लगी है। फटकार लगने के कारण एक नहीं दो है। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह जानते हैं कि अगर भारत जल्द से जल्द स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं खरीदता है तो चीन भारत से आगे क्यों निकल जाएगा। देखिए, कुछ समय से भारत सरकार के हालात बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं कि वो कुछ कर न सके। तो इस बात का फायदा उठाते हुए चीन ने अपने लड़ाकू विमानों को उड़ाना शुरू कर दिया और भारत के खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दिया था चीन ने। तो आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी भारत के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखिए। यह आप सभी के लिए एक छोटा सा काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। प्लीज जरूर से करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, सरकार डिफेंस रिसर्च के मामले में कोई भी बजट नहीं बढ़ा रही, जिस वजह से हम डिफेंस रिसर्च के मामले में बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। और स्टैंडिंग्स कमेटी ने अमेरिका का उदाहरण देते हुए भी कहा कि अमेरिका में डर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि वहां से अमेरिका के जो टॉप माइंड हैं उन्हें डिफेंस रिसर्च में लगाया जा सके, जिससे कि वह नए नए हथियारों का इन्वेंशन करे अमेरिकी सेना के लिए। और उसी का नतीजा है कि अमेरिका आज इतनी सर्वशक्तिशाली सेना है। और आगे स्टैंडिंग कमेटी ने सीधे कहा सरकार को कि जो बजट इस समय आप डिफेंस रिसर्च के लिए एलोकेट कर रहे हैं ना, इससे आप कभी भी एक बड़ी मिलिट्री सुपर पावर बन ही नहीं पाओगे। यह लगभग इम्पॉसिबल है। और देखिए, भले ही आप किसी पार्टी का समर्थन करते हो, किसी पार्टी की सरकार का समर्थन करते हो, लेकिन यह बात आपको माननी पड़ेगी कि भारत में डिफेंस रिसर्च के मामले में बहुत ही ज्यादा स्लो है। बहुत ही कम बजट दिया जाता है, जिस वजह से हमारे प्रोजेक्ट आगे बढ़ ही नहीं पाते। हालांकि यह बात भी उतनी ही सच्ची है कि इस सरकार में पिछली बाकी जितनी भी सरकारें आई हैं उसके मुकाबले ज्यादा रिसर्च में पैसा लगाया गया है, लेकिन यह बिल्कुल भी इनफ नहीं है। अगर भारत को एक बड़ी सैन्य सुपर पावर बनना है, लेकिन जो दूसरी बात कही गई स्टैंडिंग कमेटी द्वारा वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल स्टैंडिंग कमेटी ने दूसरी बात यह कही है कि पिछले कई सालों से हम यह बात कहते आ रहे हैं कि आप जल्द से जल्द MRFA डील करो। भले ही आपको सुखोई खरीदना है, खरीदो। आपको राफेल खरीदना है, खरीदो। अमेरिका का F-16 खरीदना है, खरीदो। जो भी लड़ाकू विमान खरीदना है आपकी मर्जी का है, आप खरीद लो। लेकिन कम से कम जल्द से जल्द इस डील को कंप्लीट करो और वायुसेना को लड़ाकू विमान खरीद कर दो, क्योंकि हमारी जो लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रन क्षमता है भयानक तरीके से गिर रही है। और आज की स्थिति यह है कि हमारे पास ढंग के लड़ाकू विमानों की 30 से ज्यादा स्क्वाड्रन मौजूद नहीं है, जबकि चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए कम से कम 42 से 45 स्क्वाड्रन चाहिए। यानी कि कम से कम 150 लड़ाकू विमानों की कमी भारतीय वायुसेना को चल रही है। और यह काफी नहीं था कि सोने पर सुहागा। यह हो रहा है कि भारतीय वायुसेना में पुराने लड़ाकू विमानों की भरमार है, जिन्हें एक वक्त पर हमें रिटायर करना ही पड़ेगा। और उस वक्त यह स्क्वाड्रन क्षमता और तेजी से गिरेगी। ऐसे में आप MRFA की डील करो, जिसके तहत 114 लड़ाकू विमान आपको वायुसेना को देने हैं। अगर आप यह डील कंप्लीट नहीं करते तो कोई बात नहीं, कम से कम 2 स्क्वाड्रन खरीदो 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की, यानी कि जैसे A-57 या अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान। क्योंकि अगर आप क्वांटिटी नहीं दे सकते, यानी कि वायुसेना को संख्या बल नहीं दे सकते, 114 लड़ाकू विमान नहीं दे सकते, तो फिर ऐसी क्वालिटी दो जिससे कि वो कंपनसेटर की 5वीं पीढ़ी के स्ट्रैथ लड़ाकू विमान, जैसे कि F-85 ऐसे लड़ाकू विमान हैं जो चीन और पाकिस्तान के किसी भी डिफेंस सिस्टम को तोड़ कर रख सकते हैं। और इसके मुकाबले इन दोनों देशों के पास कुछ भी मौजूद नहीं है। और यह अगर आप कम से कम 2 स्क्वाड्रन भी ले लोगे, या यानी कि करीबन
35 से 36 भी ले लोगे तो आपकी जरूरतें आने वाले 5 सालों के लिए फिलहाल के लिए दब जाएंगी और आप फिर अपने खुद के लड़ाकू विमान बनाने के प्रोजेक्ट पर पूरा तरीके से फोकस कर सकते हो। ऐसे में चॉइस आपकी है, या तो 1 साल के अंदर अंदर MRF की डील करो और 114 लड़ाकू विमान वायुसेना को दो, या फिर उसके बाद स्टेल्थ लड़ाकू विमान आपको हर हाल में खरीदने ही पड़ेंगे। हालांकि भारतीय संसद की इस स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या इन्होंने सरकार को सही फटकार लगाई है या फिर स्टैंडिंग कमेटी गलत है? जो भी है कमेंट करके बताइएगा। बात है 1950 की, जब चीन के द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। उसके बाद 1962 में भारत और चीन के बीच में मेन विवाद होता है और उसके कुछ सालों बाद यानी कि 1996 के बाद दोनों ही देशों के बीच में जो समझौता होता है, उसके बाद कोई भी बड़ा कन्फ्लिक्ट हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन अभी भी छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट भारत और चीन के बीच में चलती रहती हैं। चाहे फिर चीन की तरफ से भारत की सीमाओं के नाम बदलने हो या फिर तिब्बत में अपने फाइटर जेट तैनात करने हो। और इसी चीज को लेकर के लद्दाख, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन बन जाती है, यहाँ पर भारत का मौजूद एयर बेस जिसका इस्तेमाल करते हुए कारगिल युद्ध में हमें काफी ज्यादा एडवांटेज भी मिले थे। और अब जैसा कि सैटेलाइट इमेजेस आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक पूरी ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है। वो है पहला रनवे, जिसका काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और ये अभी ऑपरेशनल है। लेकिन एक दूसरी लाइन भी आपको दिख रही होगी जो कि अभी सिर्फ 50 पर कंप्लीट हुई है, और यही है दूसरा रनवे, जहां से अब हम तमाम तरीके के हथियारों को तैनात कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 2000 मीटर्स का ये लॉन्ग रनवे तैयार किया जा रहा है और अब तक ये करीब 40% कंप्लीट हो चुका है। भारत की इस नई तैयारी से हम LAC, CA, ग्लेशियर और लगातार भारत से जुड़ी उन चीनी सीमाओं पर नजर रख सकते हैं, क्योंकि हम काफी ज्यादा हाइट पर हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है भारतीय वायुसेना को, क्योंकि यहां से हम बहुत सारे फाइटर, जस्ट डिप्लॉयड पोर्ट, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और तमाम तरीके के इंपॉर्टेंट हथियार भारत के लिए अब यहां तक ले जाना आसान होगा। और लद्दाख के इस नए एयर बेस का इस्तेमाल सिर्फ मिलिट्री पर्पस नहीं बल्कि सिविल यूज के लिए भी किया जा सकता है। अक्सर ऐसी लोकेशंस पर बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर हमें देखने को मिलते हैं, जहां से लोगों की मदद आसानी से की जा सकती है। कई प्रकार के मेडिकल सप्लाई यहां से लोगों के लिए कर सकती है।